हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। स्थानीय सरकार का क्या मतलब है इसको समझेंगे और किस प्रकार से प्राचीन काल से और हमारी आज़ादी तक इसका क्या इतिहास रहा है, इस चीज़ को हम पहले समझेंगे। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन किसको कहते हैं, क्या चीज़ है ये। जब हम भारत की जो सरकार की व्यवस्था है उसको देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। हमारे यहाँ पूरे देश के लिए एक सरकार है जिसको केंद्र सरकार कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूरे देश के लिए है। फिर हमारे देश में हर एक राज्य के लिए एक एक सरकार है। तो दूसरा स्तर जो है वो राज्य सरकार है। राज्य सरकारें ये आपके प्रत्येक राज्य में होती हैं। केंद्र सरकार एक है, राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य में होती हैं। और जब हम इसके नीचे किसी सरकार की कल्पना करते हैं तो बात आती है स्थानीय सरकार की। ये तीसरा जो स्तर है वो है स्थानीय सरकार, यानी कि स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। जब हम स्थानीय स्तर पे आ गए हैं तो यहाँ पर लोकल बॉडी दो तरीके की हैं देश में। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक है, राज्य सरकारें हर राज्य में एक एक हैं। स्थानीय सरकार, जब हम स्थानीय स्तर पे आ गए हैं यानी लोकल स्तर पे आ गए हैं तो हो सकता है कि हमारा इलाका ग्रामीण है या हो सकता है कि हम नगर के निवासी हैं। तो नगर के लिए एक अलग प्रकार की सरकार है जिसको नगरीय सरकार कहा जाता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए ग्रामीण सरकारें हैं जिनको पंचायत कहा जाता है। तो स्थानीय सरकार में आपको दो रूप दिखाई पड़ेंगे, एक तो नगर और दूसरा ग्रामीण, और दोनों की जो है अलग अलग प्रावधान है, दोनों के अलग अलग जो है सिस्टम है, तो उनको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम देखें कि स्थानीय सरकार की परिभाषा क्या हो सकती है, क्या चीज़ होती है स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार को अगर हम परिभाषित करें तो ये क्या है, ये भी एक शासन की व्यवस्था है। शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी ली जाए। जिसमें क्या है, निचले स्तर पर, देख रहे हैं आप यहाँ सबसे बॉटम लेवल पर, यानी आपके गांव तक, आपके मोहल्ले तक पहुँच गई सरकार की गठन की प्रणाली, वही स्थानीय सरकार है। तो यहाँ पर निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, होती है। इससे क्या होता है, इससे जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की धारणा मजबूत होती है। जब निचले स्तर तक आप पहुंच जाओगे तो आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको कहोगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसको जो शब्द दिया जाएगा इसको कहेंगे ग्रास रूट, यानी घास की जड़ तक आप पहुंच गए। घास तो बिल्कुल धरातल पे होती है, उसके नीचे उसकी जड़ तक पहुंच जाना, इसका मतलब है आप बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंच गए हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, हिंदी में इसे कहेंगे तृणमूल, घास की जड़ तक लोकतंत्र। जब लोकतंत्र की बात की जाती है तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोग स्वयं अपनी सरकार बनाएं, यानी एक ऐसी सरकार हो जो लोगों के द्वारा ही बनाई जाए, लोगों के लिए ही काम करे, और किसके ऊपर शासन करे, स्वयं उन्हीं लोगों के ऊपर। इसीलिए कहा जाता है लोकतंत्र सरकार वो होती है जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही बनाई जाती है। तो ये तृणमूल लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र में हम विकेंद्रीकरण करते हुए निचले स्तर पर पहुंच गए। सबसे पहले हमारा टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, इसके पास में पावर्स होती हैं। अगर देश में केवल एक ही सरकार हो, नीचे की सरकारें ना हो, तो इसको कहेंगे सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी एक ही सरकार को सभी की सभी शक्तियाँ मिली हुई हैं, हर प्रकार का निर्णय वो अकेले ले सकती है। जब हम सरकार के दूसरे स्तर की बात करते हैं
तो इसको कहेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, यानी सत्ता एक जगह न हो करके दो जगह आ गई है। कुछ पावर्स इसके पास हैं, कुछ पावर्स इसके पास में हैं। लेकिन जब हम सरकार के तीसरे स्तर की बात करते हैं, आप अपने गांव स्तर पे प्रधान को चुन लिए, आप ब्लॉक प्रमुख को चुन लिए, अपने ज़िला में जिलाध्यक्ष को चुन लिए, तो इस तरह से एक जो है आपने पंचायती राज की शुरुआत कर ली। नगर में बात करेंगे तो नगर में आपने चेयरमैन को चुन लिया, अगर छोटा नगर है, बड़ा है तो मेयर को चुन लिया। तो इस तरह से आपने एक छोटी सी जगह के लिए आपने एक स्थानीय सरकार का निर्माण कर लिया। तो ये सरकार का तीसरा स्तर हो गया, जिसमें नगर और ग्रामीण अलग अलग है। तो अब यहाँ पे जो 17 का विकेंद्रीकरण यहाँ तक था वो और नीचे तक आ गया, यानी ये तृणमूल लोकतंत्र हो गया, यानी बिल्कुल जड़ तक हमने विकेंद्रीकरण कर दिया है। तो ये महात्मा गांधी की भी परिकल्पना थी। महात्मा गांधी ने एक परिकल्पना दी थी कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी, उनकी अवधारणा। ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी है? महात्मा गांधी ने। पूछा जा सकता है आपसे, ग्राम स्वराज की अवधारणा ये किसकी है? ये महात्मा गांधी। इसमें क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने? इसमें जो है इनका मानना ये था कि सत्ता मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पे होनी चाहिए, यानी गाँवों को मजबूत किया जाना चाहिए, गाँव के द्वारा शासन चलाया जाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ शक्तियाँ आएँ, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। यानी ज़्यादा शक्तियाँ स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए, गांव स्तर पर होनी चाहिए, उसके बाद ऊपर नियंत्रक और पर्यवेक्षक जैसे लोग हों। लेकिन भारत में क्या है? भारत में जब संविधान लागू हुआ तो आप देखोगे कि ऊपर सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं और नीचे की सरकारें अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं। और गांव स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जब संविधान निर्मित हुआ था तो उस समय शक्तियाँ दी ही नहीं गई थीं, यानी ग्राम प्रधान जैसी कोई चीज़ नहीं थी संवैधानिक रूप से, ग्राम पंचायतें नहीं थी संवैधानिक रूप से, और ना ही नगर वगैरह के अध्यक्ष और मेयर ये संवैधानिक रूप से थे। भले ही गांव पंचायत होती थी लेकिन संवैधानिक दर्जा उनको नहीं मिला था। बाद में 1992 में संविधान में संशोधन करके इन स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे कि कैसा स्थानीय स्वशासन हमारे प्राचीन काल से और ब्रिटिश पीरियड तक रहा है, इस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन आज़ादी के बाद कैसा था, यानी कि अगर आप कह रहे हो कि 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला, तो क्या आज़ादी से 1992 के बीच में ये शासन नगर का और गांव का कैसे होता था? क्या वहाँ पर कुछ था या नहीं था? तो कैसे था, उस पर हम बात करेंगे। और फिर 1992 में जो संविधान में संशोधन किए गए, उसके बाद में स्थानीय सरकारों का क्या रूप है, क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं, उन सब प्रमुख बातों पर डीप डिस्कशन हम करेंगे, जितना आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो इतने स्तर पे हमें बात करनी है। तो आप स्थानीय स्वशासन को समझ गए क्या चीज़ होता है, ये तृणमूल लोकतंत्र है। और एक चीज़ और ध्यान दें, ये जो है सहभागिता मूलक लोकतंत्र है, इसको देखें क्या है, ये बहुत अच्छा टर्म है। सहभागिता मूलक लोकतंत्र की स्थापना करता है, लोकतंत्र की स्थापना करता है। सहभागिता मूलक लोकतंत्र का मतलब है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। देखिए, लोकतंत्र में आप जानते हो कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यानी प्रतिनिधि होते हैं। जब हम लोकसभा या राज्यसभा ऊपर गठन करते हैं केंद्र सरकार में, या हम यहाँ राज्य सरकारों में गठन करते हैं, तो हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। एमएलए एमपी को हम चुन करके उन प्रतिनिधियों को वहाँ भेजते हैं और वही हमारे लिए सरकारें चलाते हैं, यानी हमारे लिए निर्णय लेते हैं। लेकिन जो स्थानीय सरकार में जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो ये सहभागिता मूलक लोकतंत्र है। यहाँ पे हम स्वयं डिसीजन लेते हैं अपने लिए, छोटे स्तर पे लोग सहभागी होते हैं उसमें, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निर्णय में शामिल कर पाते हैं। इसीलिए इसको जो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये बहुत नीचे स्तर तक आ जाए। गांव के स्वराज की बात जो महात्मा गांधी ने की थी, उसमें वो यही चाहते थे
कि पावर्स गांव के पास में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात नहीं की है महात्मा गांधी ने, एक टर्म और आता है सीधा लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अस्तित्व में बिल्कुल आदर्श रूप में विश्व में कहीं नहीं है। हालांकि स्विट्ज़रलैंड वगैरह में आप पढ़ते हो कि कुछ हद तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पर। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी सीधे लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हर डिसीजन जनता के द्वारा सीधे लिया जाए, ना कि उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे हो सकता है कि जब भी आपके संसद में कोई बिल पारित होना हो तो जनता सीधे उस पर वोटिंग करे कि जनता अगर उसको यस कहे तो पास किया जाए, नो कहे तो नो किया जाए। तो क्या भारत के पास इतना सिस्टम है कि वो हर एक विधेयक पे जनता की वोटिंग करा सके? नहीं। तो उसमें क्या होता है, जनता के प्रतिनिधियों की वोटिंग करा ली जाती है ऊपर। तो ये प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र है, यानी इसमें डिसीजन लेने के लिए जनता नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधि वोट डालते हैं डिसीजन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब आप पंचायती राज में देखोगे तो ग्राम सभा स्तर पर जाकर के गांव के सभी मतदाताओं की एक सभा को ग्राम सभा कहा जाता है, और वहाँ डिसीजन में वो सब शामिल होते हैं। मिल करके जो भी डिसीजन लेना होता है वो प्रधान के माध्यम से लेते हैं। तो ये कैसा हो गया? लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट जैसा नहीं है, लेकिन अधिकतम निचले स्तर तक आप आ गए हैं, तृणमूल लोकतंत्र तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता इसमें हो गई है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सहभागिता मूलक लोकतंत्र की स्थापना भारत में कौन सी सरकार करती है? क्या केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, या स्थानीय सरकार करती है? तो आपका उत्तर होगा स्थानीय सरकार जो है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की स्थापना इंडिया में करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। अब थोड़ा सा चलिए इसके ज़रा इतिहास पे हम गौर करें। आपको बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की क्लासेस में, तो आप वहाँ देखोगे, समझोगे कि स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू देख लें। वैदिक काल, अगर हम वैदिक काल की बात करें, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इसके पहले आप पढ़ते हो, वहाँ पर किस प्रकार से स्थानीय स्तर पे स्वशासन था या राजतंत्र था, जो भी था, उसके स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं सके हैं। वहाँ सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, और उनको देख करके हम ये कैसे कहें कि यहाँ पे लोकतंत्र था या राजतंत्र था, क्योंकि वहाँ जो लिखित चीज़ें मिली हैं उनको पढ़ा नहीं जा सकता। तो हम वैदिक काल की बात करें, जहाँ से साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, जहाँ की किताबें पढ़ी जा सकें। तो वैदिक काल में अगर हम ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद में हमें सभा का जिक्र मिलता है, समिति का जिक्र मिलता है। सभा और समितियाँ, विदथ, आप पढ़ोगे प्राचीन इतिहास में कि ये सब चीज़ें स्थानीय स्तर पे जो है निर्णय लेने वाली संस्थाएं होती थीं, इकाई होती थीं। इसका मतलब है उस समय लोकतंत्र जैसी कुछ चीज़ें विद्यमान जरूर रही होंगी। आपको ये भी मिलता है कि प्राचीन काल में जो है जो गांव होता था उसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। अथर्ववेद में मिलता है आपको। तो इस तरह की चीज़ें जो लिखी हुई मिलती, उससे अनुमान ये लगता है कि हाँ, स्थानीय स्तर पर भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती थीं, तो वहाँ भी स्थानीय सरकारें रहती होंगी। अगर हम वैदिक काल के बाद में मौर्य काल की देखें, बात करें, मौर्य काल या मौर्य के बाद में मौर्योत्तर काल की बात करें, मौर्योत्तर काल, तो यहाँ भी गांव का एक मुखिया होता था, जो एक वृद्धजनों यानी जो वरिष्ठ लोग होते थे उनकी एक सभा की सहायता से शासन करता था, स्थानीय स्तर पे डिसीजन करता था। तो मौर्य काल में आप पढ़ोगे, मौर्योत्तर काल में यहाँ पे भी गांव का जो मुखिया हुआ करता था, गांव का मुखिया वो क्या करता था? वो एक वृद्धजनों की परिषद होती थी, वृद्धजनों की एल्डर्स की जो है काउंसिल होती थी, परिषद की सहायता से प्रशासन करता था। तो आप यहाँ भी देख रहे हो कि स्थानीय स्तर पे डिसीजन लेने वाली बॉडी है। अगर इसके बाद में आप गुप्त काल में आ जाइए, गुप्त काल में, तो गुप्त काल में भी बिल्कुल मौर्य काल की तरह ही व्यवस्था है। यहाँ पर भी सिर्फ नाम बदल गए हैं कि जो नगर है तो नगर में जो अध्यक्ष है उसको विषयपति कहा जाता था, और जो ग्राम होते थे तो उसमें ग्रामपति होता था। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी स्थानीय स्तर पे नगर और गांव में
डिसीजन लेने वाली बॉडीज़ हैं, यानी स्थानीय स्तर पे सरकार का अस्तित्व है, स्वशासन का अस्तित्व है। इसके बाद में आप मध्यकाल में आ गए तो आप सल्तनत काल की बात करें अगर, सल्तनत काल, तो उस समय भी आपको 3 पद स्थानीय स्तर पे दिखाई पड़ते हैं डिसीजन लेने के लिए। प्रशासन के क्षेत्र में अगर देखोगे प्रशासन, तो प्रशासन में आपको एक पद मिलेगा मुकद्दम, मुकद्दम। और स्थानीय स्तर पे अगर कर संग्रहण की बात करोगे, कर संग्रहण, तो एक पटवारी का पद मिलता है, पटवारी का तो अब भी जो है पद है। और विवादों के निपटारे के लिए भी एक पद होता था, विवादों का निपटाना, इसके लिए चौधरी का पद होता था, चौधरी। तो यहाँ भी आप देख रहे हो स्थानीय स्तर पे जो है अस्तित्व है डिसीजन लेने वाली बॉडीज़ का। अब अगर हम बात करें इसके बाद में मुग़ल काल की, मुग़ल काल, तो मुग़ल काल में भी आपको देखना मिलेगा, छुटपुट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्थानीय जो पंचायतें जो हैं ये कमज़ोर हो गई हैं, यानी स्थानीय शासन कमज़ोर है क्योंकि राज सत्ता ज़्यादा दिखाई पड़ती है और डिसीजन सेंटर स्तर पे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, ना कि स्थानीय स्तर पे। तो स्थानीय पंचायतें यहाँ पे कमज़ोर हैं। इसके बाद में आप ब्रिटिश काल में आकर के देखोगे तो यहाँ पर तो बिल्कुल स्थानीय जो पंचायतें हैं, यानी गाँव में जो डिसीजन लेने वाली बॉडीज़ थी, उनको तो बिल्कुल ही अधिकार उनके छीन लिए गए। आप जैसे ही देखते हो कि अंग्रेज़ों का वर्चस्व भारत में बढ़ा, वैसे ही अंग्रेज़ों ने क्या किया है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट किया। क्यों किया ऐसा? ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो अपने आप को ताकतवर बना सकें। उसने हर एक शक्ति को गवर्नर के हाथ में लाने की कोशिशें की हैं। स्थानीय स्तर पे किसी को कोई पावर नहीं है डिसीजन लेने की। जो भी डिसीजन ले रहा है वो कंपनी का गवर्नर ले रहा है। उसके बाद में यही चीज़ें आप देखते चलते हो। लेकिन 1857 तक ये सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति जब हो गई तो उसके बाद में अंग्रेज़ों को ये लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन फिर भी ब्रिटिश काल में जो देखने को मिलता है तो वो नगर प्रशासन पे भले ही उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, यानी इस सेक्टर पे, लेकिन ग्रामीण प्रशासन के लिए स्थानीय रूप में उन्होंने कुछ भी शक्तियाँ नहीं दी हैं। वो ज्यों की त्यों पड़ी रही हैं। यानी कई बार बातें तो की गई लेकिन वास्तविक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। नगर में ज़रूर दिखाई पड़ता है। और जो भी उन्होंने किया, नगर स्तर पे किया या गांव स्तर पे जो भी छोटा मोटा किया भी, वो भी हो सकता है उन्होंने अपने स्वार्थवश किया, क्योंकि उनको फ़ायदा चाहिए था। यहाँ से देखिए लंदन से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ जब यहाँ पे क्राउन का शासन 1857 की क्रांति के बाद में, जब ब्रिटेन के सीधे हाथों में भारत का शासन गया तो ब्रिटेन से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जाने लगा, रेलवे इत्यादि में, और उसका रिटर्न फ़ायदे के रूप में वहाँ के व्यापारियों को, वहाँ के जो धनाढ़ लोग थे उनको पहुँचाना था। तो इसके लिए अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपको क्षेत्र को सुगठित तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में प्रशासित करना अनिवार्य हो जाएगा, तभी तो आप अपना व्यवसाय अच्छे से कर पाओगे। तो 1857 के बाद में आपको दिखाई पड़ता है कि ब्रिटेन की शासन में थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, यानी शक्तियों को निचले स्तर पर बांटने की कोशिशें की गई हैं, जिसमें लॉर्ड रिपन का उल्लेखनीय योगदान है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को जो है वो आधुनिक भारत में पंचायती राज का या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत में ये कहना गलत होगा कि भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है, नहीं। भारत में प्राचीन समय से ही स्थानीय स्वशासन आपको दिखाई पड़ता है। जब आप जो है प्राचीन तमाम पुस्तकों को पढ़ोगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ोगे, तो उसमें भी जो है स्थानीय शासन प्रशासन का जिक्र है कि स्थानीय स्तर पे भी जो है डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती थी मौर्य काल में। तो इस तरह से आप कह सकते हो भारत में स्थानीय स्तर पर सरकारें हुआ करती थीं। लेकिन बाद में मुग़ल काल से लेके ब्रिटेन के शासन के समय में स्थानीय सरकारों की शक्तियाँ ख़त्म हो गईं। फिर 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद में
भले ही अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थवश, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने स्थानीय सरकारों को शक्तियाँ देना शुरू किया है। और फिर हम आज़ादी के बाद में क्या हुआ उसको भी देखेंगे। तो ब्रिटेन के समय में, यानी ब्रिटिश शासन के पीरियड में क्या क्या हुआ, थोड़ा उस पर हम देख लें। ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिश शासन के समय में देखिए जो भी हुआ वो 1857 की क्रांति के बाद हुआ। क्रांति के बाद पहला कदम जो है वो 1864 में आपको दिखाई पड़ता है। 1864 में सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया, सरकार ने एक प्रस्ताव लाया, एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में उन्होंने जो है स्थानीय सुशासन को मान्यता दी, सुशासन को मान्यता दी। यानी कि इसके पहले तो कोई मान्यता ही नहीं थी कि स्थानीय लोकल गवर्नमेंट की कोई अस्तित्व भी है इसका। तो स्थानीय सुशासन को उन्होंने मान्यता दी कि हाँ, स्थानीय स्तर पे भी सरकारें हो सकती हैं। स्थानीय सरकार का मतलब है आपके नगर की सरकार। जैसे आप लखनऊ का ले लीजिए तो लखनऊ का मेयर होता है, तो वो लखनऊ का अध्यक्ष होता है, तो लखनऊ की एक सरकार अलग है। हमारे उत्तर प्रदेश की एक अलग सरकार है, लेकिन नगरों की सरकारें, छोटी छोटी सरकारें हैं, वो नगर की सरकारें हैं। और इसी तरह आप देखते हो कि गांव का एक प्रधान होता है। तो पंचायती राज में जो गांव का पंचायती राज है उसमें 3 स्तर दिखाई पड़ते हैं, गांव और ब्लॉक और ज़िला। तो सब सिस्टम हम पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायतों का क्या स्ट्रक्चर है पूरा, ब्लॉक पंचायतें क्या हैं और ज़िला परिषदें क्या हैं। और नगर के लिए नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, नगर जो है निगम, ये सब चीज़ें आप उसमें भी कई देखोगे कैटेगरी होती हैं। तो पहली बार 1864 में जो है सरकार का एक प्रस्ताव आया कि हाँ, स्थानीय सुशासन होना चाहिए। और उसके बाद में 1870 में लॉर्ड मेयो था, उस समय लॉर्ड मेयो वायसराय था। लॉर्ड मेयो ने एक प्रस्ताव लाया और इसने कहा कि स्थानीय जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय यानी स्थानीय स्तर पे जो शासन कर रहे हैं, वो जो बॉडी हैं, उनको थोड़ा शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। इसने कहा कि स्थानीय निकायों को शक्तियाँ दी जाएं। ठीक है, ये इनका प्रस्ताव एक क्रांतिकारी प्रस्ताव माना जाता है। लेकिन जो उल्लेखनीय है योगदान वो है 1882 में लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन के कई अच्छे कारनामे आप देखते हो। एल्बर्ट बिल विवाद हमने आपको पीछे पढ़ाया था आधुनिक इतिहास में, तो वो वहाँ भी आपने लॉर्ड रिपन का जो है जिक्र सुना होगा। तो लॉर्ड रिपन आप इसको कह सकते हो कि इन्होंने इस क्षेत्र में यानी स्थानीय सुशासन के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य किया ब्रिटिश शासन में। वो क्या किया, इन्होंने जो प्रस्ताव दिया, इन्होंने जो है स्थानीय निकायों को शक्तियाँ दी हैं, स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाया, निकायों को शक्तिशाली बनाया। और इनका जो प्रस्ताव था उसमें इन्होंने जिला स्तर पे एक बोर्ड के गठन की बात की। जिला स्तर पे इन्होंने एक जिला बोर्ड बनाने की बात की कि जिले का प्रशासन एक जिला बोर्ड के माध्यम से किया जाए। और जो खंड स्तर है यानी तालुका, जहाँ पे इस समय आप SDM देखते हो, तो वहाँ पे कहा कि तालुका बोर्ड बनाया जाए, तालुका बोर्ड डिसीजन ले। देखिए, अब ये एक विकेंद्रीकरण की शुरुआत आप कह सकते हो, यानी कि सेंटर में डिसीजन होने के बजाय जिला स्तर पे एक बॉडी आ रही है, जिला बोर्ड, और तालुका स्तर पे एक बॉडी आ रही है, तालुका बोर्ड, जहाँ पे लोग होंगे जो भले ही मैं मानता हूँ कि उनके पास बहुत सी पावर्स नहीं होंगी, लेकिन ये एक नींव पड़ गई, यहाँ से कुछ शक्तियाँ इनको मिलना शुरू होंगी और आगे चल के यही डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से शुरू हुआ। यानी कि आप इसको कह सकते हो कि ये जो प्रस्ताव था ये स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसे स्थानीय सुशासन, लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा शब्द हम आपको पहले भी इतिहास में कई बार समझा चुके हैं
मैग्ना कार्टा शब्द का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र होता है। तो एक प्रकार से स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार मिलना शुरू हुए, इसीलिए स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को। और इस वजह से लॉर्ड रिपन को हम क्या संज्ञा देते हैं कि आधुनिक भारत में जो स्थानीय सुशासन पुनर्जीवित हुआ। देखिए, स्थानीय सुशासन तो हमने बताया पहले से था, लेकिन बीच में इन्हीं सब लोगों की काबिलियत की वजह से वो नष्ट हो गया था और बाद में इन्होंने ही थोड़ा सा पुनर्जीवित किया। तो चलो इनको कुछ हम उपाधि दे दें। तो इन्होंने इतना काम कर दिया, बहुत कर दिया, तो इसके लिए इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। फिर से इन्होंने स्थापित किया। अब देखिए 1907 में एक शाही आयोग बना। शाही आयोग जो है हाब हाउस के नेतृत्व में बना था। हाब हाउस के नेतृत्व में ये राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए जांच करने के लिए था। किस लिए था? ये था राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, इसका नाम था। और इसने जो है स्थानीय निकायों को विकसित करने की बात कही, यानी इसने जांच किया। देखिए, ये शाही आयोग था हाब हाउस के नेतृत्व में। इसको यही काम दिया गया था कि राजकीय विकेंद्रीकरण कैसे किया जाए, यानी शक्तियाँ कहाँ कहाँ बांटी जाएं। तो इसने कहा जो स्थानीय निकाय हैं उनको विकसित किया जाना चाहिए। इसने स्थानीय निकायों को विकसित करने की बात की थी। स्थानीय निकायों जो लोकल बॉडी हैं के विकास की बात कही। अब लेकिन ये बहुत उठापटक वाला समय था। आप जानते हो 1907 क्रांतिकारी आंदोलन तेज होना शुरू हो गए थे, ये वो दौर है। और उसके बाद में बहुत से क्रांतिकारी घटनाएं देश में होना शुरू हुई। फिर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और कुछ ज़्यादा इस क्षेत्र में काम हो नहीं पाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1919 में जो एक अधिनियम आया उसमें स्थानीय निकाय की क्या स्थिति थी उसको ज़रा हम देख लेते हैं। और फिर 1935 और उसके बाद हम आज़ादी पे आ जाएंगे कि तब क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध होने लगा, उस दौरान तो कुछ हो नहीं पाया। और फिर आया 1919 और इस समय कौन सा अधिनियम आया था? भारत शासन अधिनियम। बहुत ही डिटेल में आप इसको पढ़ चुके हैं। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। चेम्सफोर्ड सुधार। अब देखिए, यहाँ से स्थानीय निकायों को थोड़ा सा सहूलियत मिली, यानी स्थानीय जो सुशासन है उसमें भारतीयों को कुछ करने का मौका मिलने लगा। क्यों मिलने लगा उसको भी हम बताएंगे। तो जब भारतीयों को स्थानीय सुशासन में कुछ अपना निर्णय देने की जो है अनुमति मिल गई, तो जाहिर सी बात है थोड़ा कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है कहा जाता है कि स्थानीय सुशासन के लिए कुछ अच्छे प्रावधान लेकर के आया था। इसमें क्या था 1919 में? इसमें जो है हुआ ये कि प्रांत जो थे वहाँ पर द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन स्थापित किया गया जो 1935 तक चला था। ये द्वैध शासन कैसा था? इसमें क्या हुआ था, जो प्रांतीय विषय थे, इस द्वैध शासन को आप समझना चाहते हैं तो आप इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भारत शासन अधिनियम 1919 वाला चैप्टर देख लीजिए। इसमें जो प्रांतीय विषय थे इनको दो भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया संरक्षित विषय और एक को कहा गया हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। हस्तांतरित विषय। अब ये दो भागों में
विषयों को इसलिए बांटा गया था क्योंकि इसमें डिसीजन लेने वाले जो टीम थी वो अलग अलग थी। देखिए, संरक्षित जो विषय होते थे इसमें गवर्नर प्लस उसकी परिषद जो होती थी वो डिसीजन लिया करते थे, और जो हस्तांतरित विषय थे इसमें गवर्नर प्लस भारतीय मंत्री होते थे। इस समय तक भारतीय मंत्री भी पहुंच चुके हैं वहां तक। तो गवर्नर और भारतीय मंत्रियों को जो डिसीजन लेने के लिए टॉपिक होते थे उनको कहा जाता था हस्तांतरित विषय, यानी इनको स्थानांतरित किया गया है उनको डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे भारतीय अपना जो है प्रशासन शासन करने की जो निपुणता है उसको दिखा सकते थे। हालांकि इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे विषय नहीं थे, हस्तांतरित विषय कमज़ोर विषय थे। संरक्षित विषय जो थे जहाँ पे गवर्नर की सबसे ज़्यादा चलती थी और उसकी परिषद जो उसके टॉप लोग होते थे, ये टॉपिक अच्छे थे। यानी ये सब्जेक्ट में वित्त होता था, देश विदेश सेना से सब कुछ इसमें होता था, और यहाँ पे सब वही छोटे मोटे मुद्दे होते थे जिनमें ज़्यादा कुछ संभावनाएं नहीं थी। और इसी में जो है हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन को रखा गया था। स्थानीय स्वशासन यानी कि अब स्थानीय स्वशासन की जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1919 तक आते आते स्थानीय स्वशासन को कहाँ पे रख दिया अंग्रेजों ने? हस्तांतरित विषयों में। यानी जो द्वैध शासन स्थापित किया था उसमें हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत से विषय थे, उसी में स्थानीय स्वशासन को भी रखा गया था। अब इस स्थानीय स्वशासन पर भारतीय मंत्री जो है वो डिसीजन लेते थे कि क्या होना चाहिए स्थानीय शासन से रिलेटेड। तो इसका मतलब है भारतीयों को थोड़ा सा मौका मिला, भले ही स्थानीय स्तर पे, लेकिन अपनी निपुणता वो दिखा सकते थे। अब 1935 का अधिनियम आया। इसके बाद में 1935 का अधिनियम जो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की क्या स्थिति है इसको ज़रा देखें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि जो प्रांतीय द्वैध शासन है इसको समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को कहा गया कि पूर्ण स्वायत्त हम करेंगे, यानी प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी प्रांतों में। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई है, स्वायत्तता दी गई। देखिए समझते रहिए, आपको हम अधिनियम नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम स्थानीय स्वशासन के विषय में ही बता रहे हैं, बाकी चीज़ें स्किप कर रहे हैं, सिर्फ स्थानीय स्वशासन की स्थिति को समझाते हुए आ रहे हैं। 1935 का अधिनियम क्या बात करता है? प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है। प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ है कि प्रांत की एक सरकार बनाई जाए जो डिसीजन लेने में स्वायत्त हो, यानी वो स्वयं अपने प्रांत के लिए डिसीजन ले। और इस अधिनियम के आधार पे 1937 में चुनाव कराए गए और तमाम प्रांतों में सरकारें बनी, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा अधिक स्थानों पर सरकारें बनाई थीं। आपको पढ़ना चाहिए 1935 का अधिनियम। तो प्रांतों स्वायत्तता की बात की गई और यहाँ पे सूचियाँ बना दी गई। संघ सूची के यानी संघ सरकार के लिए अलग सूची बना दी गई, राज्य के लिए अलग सूची बना दी गई थी, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती थीं वो गवर्नर के पास में रखी गई। तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई और यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन विषय है, यानी स्थानीय स्तर पे शासन करने के जो संबंधी कार्य हैं उसको जो है राज्य सूची में रखा गया, राज्य सूची में रखा गया। अब ये चीज़ बताने का क्या मतलब था हमारा कि अब देखिए स्थानीय स्वशासन पे डिसीजन लेने की पावर किसके पास आ गई है? प्रांत के पास, क्योंकि राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार डिसीजन लेती है। तो इसका मतलब है कि जो प्रांतों में सरकारें बनेंगी जो कि भारतीय बनाएंगे, वहाँ पर स्थानीय स्वशासन पर वो डिसीजन लेने के लिए स्वायत्त हैं। तो अब विकास होना चाहिए। अभी तक तुम आप कह सकते थे कि अंग्रेज़ों ने स्थानीय लोगों को शक्तियाँ नहीं दी, ग्राम पंचायतें नहीं बनाई, ग्राम पंचायतों को शक्तियाँ नहीं दी, यानी आप कुछ भी कह सकते हो उनको। लेकिन अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि स्थानीय स्वशासन पर डिसीजन लेने की शक्ति आ गई है स्थानीय सरकार, यानी जो प्रांतीय सरकार है उसके पास में। राज्य सूची का विषय है ये। तो फिर क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं।
स्थिति जैसी की तैसी हो गई, क्योंकि भले ही कांग्रेस ने कई जगह सरकारें बनाई, आप इसको डिटेल में 1937 का चुनाव चैप्टर पढ़िएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार के स्टार्ट होने पर जो ब्रिटेन था उसने अपने आप से ही डिसीजन लिया और भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। यहाँ पे कांग्रेस नाखुश हो गई, क्योंकि कहा कि 1935 के अधिनियम से आप प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर रहे हैं और प्रांतों में हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकारों से एक बार भी पूछा भी नहीं गया कि हम युद्ध में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, हम किसकी तरफ से लड़ना चाहते हैं या नहीं भी लड़ना चाहते हैं। तो आपने ये गलत किया, इसलिए कांग्रेस ने जहाँ जहाँ से उनकी सरकारें थीं वहाँ वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। घटनाएं सब आप इतिहास में पढ़ते हो। इस वजह से भले ही उनको मौका मिला था लेकिन कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। इसके बाद आप देखते हो कि बहुत सी चीज़ें आई, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बहुत सी योजनाएं आप पढ़ते आते हो, फिर आज़ादी तक। वो सब बहुत ही उठापटक का समय था जिसमें कुछ भी करने के लिए समय की गुंजाइश ही नहीं थी, लगातार आंदोलन ही चल रहे थे और फिर फाइनली हमें आज़ादी मिली, हमें अपना संविधान बनाने का मौका मिला और आज़ादी भी प्राप्त हो गई और साथ ही साथ में बंटवारा भी हो गया। तो अब हम सीधे आ जाते हैं कि संविधान जब निर्माण हुआ तो अब तो भाई हमारे हाथ में गेंद आ गई है, तो अब तो हमें स्थानीय स्तर पे कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी तक आप बार बार अंग्रेज़ों को दोषी बनाते चले आए कि ठीक है उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके हाथ में सत्ता थी। 1935 में चलो राज्य में हमारी सरकारें बनी, हमारे हाथ में स्थानीय स्वशासन को दिया गया, लेकिन फिर भी हम परिस्थितिवश कुछ नहीं कर पाए। अब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें हमने क्या किया है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा और आप खुद निर्णय लें। संविधान निर्माण करने के लिए एक सभा बनाई गई थी। आप कमेंट करके बताइए कि किस योजना के तहत ये संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो अब संविधान निर्माण हमारा हो रहा है। अब स्थानीय स्वशासन पे क्या किया जाना चाहिए ये तो अब हमारे लोगों के हाथ में था। संविधान में इसको किस तरह जगह दी जाए, क्या डिसीजन हुआ? डिसीजन ये हुआ कि स्थानीय स्वशासन को हमने संविधान में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? संविधान सभा में लोग दो विचारधाराओं में बट गए थे। यहाँ पर दो विचारधाराएं निकल के आई। पहली विचारधारा आप कह सकते हो कि गांधीवादी थे। गांधीवादी समर्थक, महात्मा गांधी स्वयं तो संविधान सभा में नहीं थे लेकिन उनके समर्थक थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एक नाम ले सकते हो, श्रीमन नारायण अग्रवाल, क्योंकि इनका नाम पूछा जा सकता है कि किन व्यक्ति ने गांधीवादी विचारधारा का समर्थन किया था संविधान सभा में। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ये क्या चाहते थे, ये जो है स्थानीय जो स्वशासन है यानी पंचायती राज आप इसको कह सकते हो मोटे तौर से, हालांकि स्थानीय स्वशासन में पंचायती और नगर दोनों आ जाते हैं। इसमें स्थानीय स्वशासन को ये चाहते थे कि संवैधानिक दर्जा मिले, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अब ऐसा ये क्यों चाहते थे? क्योंकि गांधीवादी थे और गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दी थी। वो हमेशा ही गांव के आत्मनिर्भर होने पर बल दिया करते थे। हर एक आंदोलन में वो चाहते थे कि गांव आत्मनिर्भर हों, गांव के लोग आर्थिक रूप से भी आज़ाद हों और राजनीतिक रूप से भी आज़ाद हों। यानी वो अपने डिसीजन, आज़ाद होने का मतलब है कि वो अपने राजनीतिक डिसीजन लेने की क्षमता रखते हों, योग्यता रखते हों और उनको ये संविधान में हक हासिल हो। व्यवहारिक सिर्फ नहीं, संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स की तरह लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने गांव की सरकारें स्थापित करें, यानी ग्राम प्रधान बनाएं या जो भी सिस्टम तय किया जाए और अपने लिए विधियां बनाएं, अपने लिए वो वित्त का प्रबंध करें, अपनी योजनाएं बनाएं, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ कुआं खुदेगा, कहाँ नल लगेगा, कहाँ स्कूल बनेगा। गाँव के लोग गाँव स्तर पर बैठ के डिसीजन लें। यही तो मतलब है स्थानीय सरकार।
आज देखते भी आप हो, कुछ हद तक भले ही 100% नहीं, लेकिन बहुत से डिसीजन गांव में लिए जाते हैं कि किसके दरवाजे से किसके दरवाजे तक सड़क बनेगी, नल किसके दरवाजे पे लगेगा, शौचालय कहाँ पे बनेगा, ये सब डिसीजन गांव में ही हो जाता है और ऊपर योजनाएं भेजी जाती हैं। तो लेकिन ये आज़ादी के बहुत वर्षों बाद जो है ये सक्रिय रूप से आ पाया। उस समय ये चाहते थे कि शुरू से ही संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। संवैधानिक दर्जा होने का मतलब है कि संविधान में ही किसी भाग में, किसी अनुच्छेद में साफ तौर से ग्राम पंचायतों के गठन के सारे प्रावधान लिख दिए जाएं, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानमंडल, यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार इत्यादि से संबंधित प्रावधान लिखे हुए हैं, वैसे ही इनको भी लिख दिया जाना चाहिए और बनाना अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन दूसरा एक धड़ था संविधान सभा में, जिसको आप कह सकते हो कि अम्बेडकरवादी यानी समर्थक, अम्बेडकर जी और उनके समर्थक। इसमें नाम आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, संविधान सभा में हैं। ये क्या चाहते थे, ये लोग जो हैं स्थानीय स्वशासन को चाहते थे संवैधानिक दर्जा ना दिया जाए, संवैधानिक दर्जा नहीं। अब आपको थोड़ा सा अनुचित लग रहा होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता कहे जाते हैं और आप अचानक से ऐसी बात कह रहे हो सर जी कि वो संवैधानिक दर्जा नहीं दिए जाने के पक्षधर थे। तो ऐसी बात नहीं है कि ये उस समय की परिस्थिति के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा और अभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लोग ऐसा क्यों चाहते थे, काफ़ी विद्वान लोग थे और इनके पीछे इनके जो लॉजिक थे उसको आप सुनिए। अगर वो चाहते थे कि संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा कि हर गांव का एक मुखिया होगा, जो भी संरचना वो बनाते, आज की संरचना से मतलब नहीं हमें है, उस समय जो भी सोचते वो कि हर गांव का एक प्रधान होगा जिसके पास ये शक्तियां होंगी, ये पावर्स होंगी, जो गांधी जी चाहते थे, तो एक खतरा हो सकता है। कैसे? उस समय हमारा राजनीतिक ज्ञान शून्य के बराबर था। बहुत कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे और वो संविधान सभा में थे। गांव स्तर पे शिक्षा बहुत कम थी। राजनीतिक ज्ञान, ये जो है कैसे शासन प्रशासन का कार्य होता है, इसकी अगर ज्ञान की बात करें तो आप कह सकते हो कि ना के बराबर ज्ञान था लोगों को। ऐसी स्थिति में अगर स्थानीय स्तर पे सरकारें गठित की जाएंगी और उनको पावरफुल बना दिया जाएगा, तो जो भी वहाँ शासक प्रशासक होगा वो राजा की भांति व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि उनको शासक का मतलब, शासन का मतलब वही जो अंग्रेज़ों के समय से वो देखते आ रहे थे वही वो करने लगते, क्योंकि शासन का मतलब वो वही समझते थे और लोग भी उनको एज ए राजा स्वीकार करने लगते। यानी वही फिर सामंतवादी परंपरा शुरू हो जाती कि जो भी मुखिया होता वो सर्वे सर्वा हो जाता, लोग उसको पूजा करने लगते, वो सबका शोषण करने लगता। यही तो हो जाता। जमींदारी प्रथा, साहूकारी प्रथा में आप यही तो देख रहे थे। जमींदार, साहूकार, ये सब लंबरदार जो होते थे, ये सब क्या करते थे, लोगों की ज़मीनें हड़प लिया करते थे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जानकारी रखते थे। लोग जानकारी रखते नहीं थे तो उनको सताते थे, उनका शोषण करते थे। अंग्रेज जो टैक्स लगाते थे उसको और बढ़ा करके लोगों के ऊपर लगा देते थे, ज़्यादा वसूलते थे, बीच में कमीशन मारते थे। तो ये सब कुछ करते थे। साहूकार ज़मीनें हड़प लेते थे। अगर उस समय ऐसे ही संवैधानिक दर्जा दे करके जो ग्राम प्रधान बन करके व्यक्ति आते, वो वही काम करने लगते जो जमींदार साहूकार करते आ रहे थे। जबकि आवश्यकता उस समय क्या थी, ये जमींदारी उन्मूलन की आवश्यकता थी, साहूकारी प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता थी। तो इन्होंने कहा कि हमारे देश में अभी शिक्षा का अभाव है, राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। अगर ऐसे में हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया तो फिर सरकारों का गठन करना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है और हमें करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो स्थितियां जो हमने बताई वैसी हो सकती हैं। तो इसलिए अभी कुछ समय के लिए इसको टाला जाना चाहिए और ये उचित भी था। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये उचित था कि ये उचित था? उचित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी संविधान सभा की एक सबसे खूबसूरत बात थी कि वहाँ पर जो बहस होती थी वो बहुत स्वस्थ बहस होती थी। यानी कि भले ही दोनों लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन डिसीजन सर्वसहमति से होता था। इन सब के चर्चा, वाद विवाद, बहस के बाद में जो डिसीजन निकला वो डिसीजन सर्वमान्य है, यानी वो सबका फैसला था और इस पक्ष की विजय हुई। यानी ये चीज़ सबको समझ में आ गई। तो डिसीजन क्या हुआ, निर्णय ये हुआ यहाँ पे कि
स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को मूल संविधान में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि हमेशा जब हम जिन चीज़ों के लिए लड़ते आ रहे थे और उसी चीज़ को हमने संविधान में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, इसके पीछे क्या तर्क थे? तो तर्क यही थे, उसके नुकसान ज़्यादा हो जाते फ़ायदे के बजाय। आज भी आप वर्तमान में अगर देखोगे तो हमारे गांव में जहां शिक्षा की कमी है, जहां लोग राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हैं, वहां पर जो ग्राम प्रधान इत्यादि होते हैं, जो जिनके पास कुछ पावर्स हैं, वो किस तरह से जनता का शोषण करते हैं, उनके हक का शोषण करते हैं। आज भी 2021 आ गया है, आज भी आप देखते हो तो सोचो उस समय कितना स्थिति बदतर हो सकती थी। अब हम उसको देखें तो संविधान में क्या जगह दी गई, तो स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में आर्टिकल जो है 40 में रखा गया। आर्टिकल 40 में इसको स्थान दिया गया है। और ये जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में, नीति निदेशक तत्व में इसको स्थान दिया गया था आर्टिकल 40 के तहत। ये मूल संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए, आज मत कहने लगना कि स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं है, लेकिन ये हम शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में इसको रखा गया था। आर्टिकल 40 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 40 अक्सर पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो आप कहते हो पंचायती राज से रिलेटेड है। क्या इसमें कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो राज्य हैं, राज्य जो है वो पंचायतों का संगठन करें, ऑर्गेनाइजेशन करें, उन्हें शक्तियां दें, उन्हें पावर्स प्रदान करें, उन्हें शक्तियां दें। किस लिए शक्तियां दें? ताकि वे शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें, शासन की एक इकाई वो बन सकें, ताकि वह शासन की इकाई बने। तो सीधी सी बात है कि ये एक निर्देश है कि आप पंचायती राज को लाइए, यानी गांव पंचायत इत्यादि का गठन करिए, जो भी तरीका आपको समझ में आए उस तरीके से करिए। लेकिन डीपीएसपीज राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? ये प्रवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल राइट्स तो आपके प्रवर्तनीय हैं, यानी उनको आप कोर्ट में जाके लागू करवा सकते हो, लेकिन इनको आप ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं। अगर राज्य नहीं करता है तो आप प्रेशर नहीं बना सकते हैं। ये निर्देश है। जब राज्य के पास संसाधन होंगे, उचित पैसा होगा, उचित परिस्थितियां होगी, तब वो इन चीज़ों को लागू करेगा। तो क्या आज़ादी के बाद में इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, सिर्फ एक निर्देश के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया? तो क्या स्थानीय स्वशासन जो राज्य सूची में है उस पर राज्य की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया? ये भी तो प्रश्न आपके मन में आएगा कि चलिए संवैधानिक दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची में रखा गया है इसको। तो राज्य सरकार ने क्या स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कुछ भी नहीं किया? तो किया है। क्योंकि स्थानीय सरकारों के लिए उनके पास अधिकार थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कुछ कार्यक्रम चलाए गए और फिर उन कार्यक्रमों की जांच करने के लिए फिर तमाम समितियां हैं जो समय समय पर पंचायती राज की स्थापना से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित करी गई हैं। लेकिन 1992 तक यही सब चलता रहा, समितियां बनती रहीं, समिति के ऊपर समिति, समिति के ऊपर समिति, बहुत सी समितियां बनाई गई और उन समितियों ने चिल्ला करके एक जो सबसे बड़ा सुझाव दिया वो था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दो, यानी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दो। लगभग हर समिति ने यही कहा, शुरुआत की छोड़ के बाद में हर समिति ने कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा दो, तभी कुछ हो सकता है। आप बार बार समितियों का गठन कर रहे हो, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति,
GV के राव समिति, LM जो है सिंघवी समिति और थुंगन समिति, गडगिल समिति, बहुत सी समितियां बना रहे हो, एक समिति के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, लेकिन कुछ भी हाथ आ नहीं रहा है। कारण क्या है कि आप इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दे रहे हो। जब तक आप संवैधानिक दर्जा नहीं दोगे तब तक बात बनती नहीं है, मन की मानी चलती रहेगी। तो फिर एट लास्ट 1992 तक जो है समझ में आ गया था सरकारों के कि काम तभी बनेगा जब संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। और राजीव गांधी ने इसके लिए सबसे पहले प्रयास शुरू किए, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उनकी हत्या हो गई, फिर अगली सरकार ने संवैधानिक दर्जा जो है दिया। तो ये सारी कहानी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि देखिए यहीं पे हम क्लास को रोक रहे हैं कि संविधान बन के तैयार हो गया। और अपने मन में एक चीज़ ये बिठा लीजिएगा कि स्थानीय सुशासन जो है वो राज्य सूची का विषय था। तो इस पर कुछ भी किया गया कि नहीं किया गया, आज़ादी के बाद में इस चीज़ को कैसे कब लागू किया गया, और इसके लिए आपको कुछ समितियां पढ़नी है, जो हमने कुछ अभी आपको नाम लिए। तो उन समितियों ने क्या क्या सुझाव दिए, कौन सी स्वीकार की गई, कौन सी नहीं स्वीकार की गई, नेक्स्ट क्लास में हम हमारी जो टॉपिक होगी वो ये होगा कि स्थानीय सुशासन का जो पंचायती राज सेक्शन है उस पर शुरू करेंगे और कैसे इसको संवैधानिक दर्जा मिला, और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।